गवर्नमेंट है, इसकी तुलना अगर आप काम के रूप में करेंगे तो ये माइनस में इसको नंबर मिलेंगे। और इससे पहले की गवर्नमेंट जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चली, समाजवादी पार्टी की सरकार चली, उसमें अगर हम लोग कामों की चर्चा करने लगें और ख़ास तौर से युवाओं के लिए चर्चा करने लगें तो फहरिस्त बहुत लंबी है। माननीय अखिलेश यादव जी की सोच और जो उनका विज़न है वो प्रदेश में हर तबके की तरक्की का है। उनके विचार में, उनकी सोच में कहीं ना कहीं नौजवान हर समय रहते थे। आप इसको मामूली काम मत मानिए कि पूरे वर्ल्ड में किसी एक स्टेट में 21 लाख लैपटॉप जो बांटे माननीय अखिलेश यादव जी ने, ये उनकी आने वाले समय के लिए सोच थी कि नौजवान साथियों को, जिन गरीब बच्चों को लैपटॉप से या कंप्यूटर से नज़दीकी होते हुए उन्हें नहीं मिल पाता था, माननीय अखिलेश यादव जी की सोच थी कि 2012 में जैसे ही सरकार बनी, जितने भी 12th पास किए बच्चे थे, आज भी आप देखेंगे 8 साल बाद, 9 साल बाद भी वो लैपटॉप लोगों के हाथों में दिख जाएंगे। तो एक विज़न था और विज़न के तहत माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश की तरक्की के लिए काम किया। नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, कोई ऐसा तबका नहीं था जिसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने काम ना किए हों। जो स्टूडेंट विंग की आपने बात की है, समाजवाद का अर्थ है समानता, और समानता उन तबकों में जिनकी कोई बात ना करता हो। जहाँ तक शासन की आपने बात की है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे उसके बाद में माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, जितना मौका समाजवादी पार्टी ने युवाओं को दिया और मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, राजनीतिक मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, इतना किसी पार्टी ने मौका कभी युवाओं को नहीं दिया। जहाँ तक छात्र की या छात्र से निकलने वाले लोगों की बात आती है, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी में रहते हुए या समाजवादी पार्टी से 2 अन्य दलों में लोग चले गए, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में छात्र संघों से निकले हुए लोग, तमाम लोग हैं। जब भी समाजवादी पार्टी आई, छात्र संघों को बढ़ावा मिला, छात्र संघ की जो पॉलिटिक्स थी उसको जीने का मौका मिला, और कहीं ना कहीं जो गरीब किसान तबका, जिसका बच्चा कभी राजनीति की मुख्य धारा में आने की सोच तक नहीं सकता क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता। और इस मौके पर कहूँगा कि हम पूछना चाहते हैं, जो स्टूडेंट विंग हैं अलग अलग संगठनों की, अभी उत्तर प्रदेश में, हमारी खुद यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह, तमाम लड़कों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, जेल गए, लाठी खाई। ये बात करते हैं छात्र संघों की, नौजवानों की, इन्होंने तमाम छात्र संघ के चुनाव बंद करा दिए। आरएसएस की ये जो एक शाखा है एबीवीपी, आप इनको कहीं पर देख लीजिए, द्वेष फैलाने का काम, षड्यंत्र करने का काम, झूठ फैलाने का काम, सिर्फ इनका यही काम रह गया है। हम पूछना चाहते हैं, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, एबीवीपी के लोग कितनी बार गए किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए? हम पूछना चाहते हैं, देश में कहाँ कहाँ पर उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी? हम पूछना चाहते हैं, जो बेरोजगार लोग, जो पिछले 6 सालों में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए इस भाजपा की सरकार में, हम पूछना चाहते हैं इनसे, कितनी बार एबीवीपी ने बेरोजगार नौजवानों के लिए प्रदर्शन किया? और जो आज का चलन है राजनीति में कि जितना ज़्यादा पैसा होता है उतनी बड़ी राजनीति में चला जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के समय पर हमेशा छात्र संघ के चुनाव कराए गए और छात्र संघों से निकलने वाले लोगों को हमेशा तरजीह मिली, चाहे विधायक के टिकट हों, चाहे सांसद के टिकट हों, चाहे आपके छोटी राजनीति में जोड़ने का काम हो या संगठन में रखने का काम हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा छात्र संघ से निकले लोगों को तरजीह दी है। और मैं एक चीज़, समाज के किसी भी बिंदु पर अगर बातचीत की जाए तो एक सबसे बड़ा पहलू ये उठकर आता है कि समाज का यदि उद्धार करना है या फिर समाज की किसी संस्कृति या फिर समाज की किसी संवेदना को अगर आगे ले जाना है तो उसका सबसे बड़ा कर्णधार युवा होता है। युवाओं के लिए विशेषकर कुछ कई दशकों में सरकारों ने अपनी नए नए तरह के विंग तैयार किए। सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या फिर समाजवादी की सरकार रही हो, वहाँ पर युवाओं की एक नई फहरिस्त तैयार हुई। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह रहा कि खासकर युवा राजनीति की समझ उसके अंदर पैदा हुई। लेकिन इन विगत सालों में देखना ये है कि ये जो विंग तैयार हुई, ये राष्ट्र के और ख़ास करके हमारे संविधान के किन पहलुओं को आगे ले जाने में सक्षम हुई या फिर सही साबित हुई। आज हमारे साथ हैं अतुल प्रधान जी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, एक युवा हैं। और ख़ासकर जब मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो कि युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए, उनके समय में आप सरधना सीट से, मेरठ की सरधना सीट से आपने चुनाव लड़ा। चुनाव में भले से जीत नहीं हुई आपकी, लेकिन आज भी आप लोगों के बीच में बने हुए हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और ख़ासकर युवाओं के बीच में जो आपकी इमेज है वो बहुत ही खास है, बहुत ही अलग तरीके से है। अतुल जी, आपका हमारी इस प्रेस वार्ता की व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जी जी, नमस्कार। सबसे पहले हम बातचीत यही करेंगे कि जैसा कि अखिलेश यादव जी ने, जिनको एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश ने देखा,
उनके कार्यों को सराहा। आपको लगता है कि समाजवादी सरकार या समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, वो युवाओं के बीच में या युवाओं को आगे लाने के लिए जो उन्होंने कार्य किए, उसका क्या उद्देश्य रहा है इस गवर्नमेंट में? देखिए, जो ये फिलहाल की गवर्नमेंट है, इसकी तुलना अगर आप काम के रूप में करेंगे तो ये माइनस में इसको नंबर मिलेंगे। और इससे पहले की गवर्नमेंट जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चली, समाजवादी पार्टी की सरकार चली, उसमें अगर हम लोग कामों की चर्चा करने लगें और ख़ास तौर से युवाओं के लिए चर्चा करने लगें तो फहरिस्त बहुत लंबी है। माननीय अखिलेश यादव जी की सोच और जो उनका विज़न है वो प्रदेश में हर तबके की तरक्की का है। उनके विचार में, उनकी सोच में कहीं ना कहीं नौजवान हर समय रहते थे। आप इसको मामूली काम मत मानिए कि पूरे वर्ल्ड में किसी एक स्टेट में 21 लाख लैपटॉप जो बांटे माननीय अखिलेश यादव जी ने, ये उनकी आने वाले समय के लिए सोच थी कि नौजवान साथियों को, जिन गरीब बच्चों को लैपटॉप से या कंप्यूटर से नज़दीकी होते हुए उन्हें नहीं मिल पाता था, माननीय अखिलेश यादव जी की सोच थी कि 2012 में जैसी ही सरकार बनी, जितने भी 12th पास किए बच्चे थे, आज भी आप देखेंगे 8 साल बाद, 9 साल बाद भी वो लैपटॉप लोगों के हाथों में दिख जाएंगे। तो एक विज़न था और विज़न के तहत माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश की तरक्की के लिए काम किया। नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, कोई ऐसा तबका नहीं था जिसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने काम ना किए हों। जहाँ तक की बात है इस सरकार की, इस सरकार का सिर्फ काम फीते पर फीते काटना और पत्थर पर शिलान्यास कर देना, ये काम इस सरकार का है। इसके अलावा कोई इनका विजन, कोई इनकी सोच, कोई इनका कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिससे कहीं ये जनता को लाभ दे सकते हो। जैसा कि हमने अतुल जी एक बात कही कि विचारधारा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और ख़ास करके जब कोई पार्टी अपनी विचारधारा को युवाओं के बीच में रोपित करती है, उनके बीच में डालती है, तो उसका क्रियान्वयन कैसा होता है ये समाज में सामने आता है। बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा है, उनके भी स्टूडेंट विंग हैं, एबीवीपी है और जैसी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी छात्र सभा है, उसके दृष्टि में समाजवाद की असल परिभाषा क्या है? देखिए, जो स्टूडेंट विंग की आपने बात की है, समाजवाद का अर्थ है समानता, और समानता उन तबकों में जिनकी कोई बात ना करता हो। जहाँ तक छात्र संघ की आपने बात की है, तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे उसके बाद में माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, जितना मौका समाजवादी पार्टी ने युवाओं को दिया और मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, राजनीतिक मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, इतना किसी पार्टी ने मौका कभी युवाओं को नहीं दिया। जहाँ तक छात्र संघ की या छात्र संघ से निकलने वाले लोगों की बात आती है, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी में रहते हुए या समाजवादी पार्टी से 2 अन्य दलों में लोग चले गए, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में छात्र संघों से निकले हुए लोग तमाम लोग हैं। जब भी समाजवादी पार्टी आई, छात्र संघों को बढ़ावा मिला, छात्र संघ की जो पॉलिटिक्स थी उसको जीने का मौका मिला, और कहीं ना कहीं जो गरीब किसान तबका, जिसका बच्चा कभी राजनीति की मुख्य धारा में आने की सोच तक नहीं सकता क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता, और जो आज का चलन है राजनीति में कि जितना ज़्यादा पैसा होता है उतनी बड़ी राजनीति में चला जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के समय पर हमेशा छात्र संघ के चुनाव कराए गए और छात्र संघों से निकलने वाले लोगों को हमेशा तरजीह मिली, चाहे विधायक के टिकट हों, चाहे सांसद के टिकट हों, चाहे आपके छोटे राजनीति में जोड़ने का काम हो या संगठन में रखने का काम हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा छात्र संघ से निकले लोगों को तरजीह दी है। और मैं एक चीज़ और इस मौके पर कहूँगा कि अब हम पूछना चाहते हैं, जो स्टूडेंट विंग हैं अलग अलग संगठनों की, अभी उत्तर प्रदेश में हमारी खुद यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह, तमाम लड़कों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, जेल गए, लाठी खाई। ये बात करते हैं छात्र संघों की, नौजवानों की। इन्होंने तमाम छात्र संघ के चुनाव बंद करा दिए, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर का चुनाव पोस्टपोन करा दिया था जब उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत जाएगी। कहीं पर आप पता कर लीजिए, कहीं पर चुनाव ये लोग नहीं करा रहे, कहीं इक्की दुक्की जगह पर चुनाव होते हैं तो कोर्ट के निर्णय से, अन्य कारणों से चुनाव होते हैं, वरना चुनाव ही ये लोग नहीं कराना चाहते छात्र संघ के। ये सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी का हाल नहीं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के यही हाल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर भी चुनाव की स्थिति इसी तरीके से है। वहाँ पर छात्र संघ बैन करा। अभी योगी आदित्यनाथ की आपने बात की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक वाकया रहा जब योगी आदित्यनाथ को समाजवादी छात्र सभा के स्टूडेंटों ने वहाँ पर घेर कर उनको अंदर नहीं आने दिया। आपको लगता है कि समय समय पर ऐसे विरोध के कारण या फिर विरोध न सहने की ताकत अब इस सरकार में ख़त्म हो गई है?
देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के छात्रों ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने शुरू में सरकार में जब ये योगी जी गए थे तो इनसे मांग की थी, लेकिन इन्होंने बदले में उन्हें कई महीने जेल में रखा। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे, वहाँ पर उनके छात्र संघ के चुनाव को ही ख़त्म करके कह दिया गया कि छात्र परिषद का गठन करेंगे। पिछले लगभग 2 सालों से, पौने 2 साल से लगातार कई सौ दिनों से नौजवान साथी आज भी अनशन वहाँ पर चल रहा है इलाहाबाद में, और वो अब भी जारी है अनशन। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि छात्र संघों से निकले हुए लोग आगे बढ़ें, क्योंकि फिर उसके बाद में जो छात्र संघों की राजनीति होती है उसमें गरीब और किसान का बच्चा छात्र संघ का अध्यक्ष बन सकता है, कोई महामंत्री बन सकता है, कोई अन्य पदों पर पहुंच सकता है और उससे फिर राजनीति की मुख्य धारा में जुड़ सकता है। इन्होंने इसको बैन करने का जैसे कमर कस ली है, और आप देखेंगे इनका संगठन जो चाहिए RSS की जो एक शाखा है ABVP, आप इनको कहीं पर देख लीजिए, द्वेष फैलाने का काम, षड्यंत्र करने का काम, झूठ फैलाने का काम, सिर्फ इनका यही काम रह गया है। हम पूछना चाहते हैं, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, ABVP के लोग कितनी बार गए किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए? हम पूछना चाहते हैं, देश में कहाँ कहाँ पर उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी? हम पूछना चाहते हैं, जो बेरोजगार लोग, जो पिछले 6 सालों में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए इस भाजपा की सरकार में, हम पूछना चाहते हैं इनसे, कितनी बार ABVP ने बेरोजगार नौजवानों के लिए प्रदर्शन किया? हम पूछना चाहते हैं इनसे, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, झूठे राष्ट्रवाद की, जिस राष्ट्रवाद में गरीब ना हो, जिस राष्ट्रवाद में किसान ना हो, जिस राष्ट्रवाद में दलित ना हो, जिस राष्ट्रवाद में कमज़ोर लोग ना हो, पिछड़े ना हो, अक़लियत के लोग ना हो, ऐसे राष्ट्रवाद से आपके से क्या लेना देना दुनिया को? ये तो तुम्हारे खुद के लिए राष्ट्रवाद है, तुम्हें गद्दी मिली रहे और सीट पर बैठे रहो। हम पूछना चाहते हैं कि 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी दिल्ली बॉर्डर पर, अलग अलग जगह पर, कितनी बार प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कोई बात बोली हो? कोई बताए इनमें से बोलने वाला है? अभी आप देखिए, जमा पर बैंकों ने ब्याज दर घटा दी कल। ये कितनी बड़ी बात है। मेरा पैसा हम लोग बैंकों में रखते थे तो आज विश्वास नहीं रह गया लोगों का बैंकों पर। इस सरकार में बैंकों को बेचा जा रहा है, इस सरकार में सरकारी कंपनियों को प्राइवेट में दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में। हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी का एक बयान आया था, मोदी जी बताएं, उन्होंने कहा था कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, किसी भी सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं होता, लेकिन किसी भी व्यापारी का काम, किसी भी उद्योगपति का काम सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। और इन्होंने जो बात कही कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, क्या सस्ती शिक्षा देना व्यापार है? क्या सस्ता स्वास्थ्य देना व्यापार है? क्या सस्ती और सुगम यात्रा देना व्यापार है? क्या ये जो आपने तमाम जो सरकारी संस्थाएं जो हमारे पूर्वजों ने खड़ी की थी, जिन्होंने गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को कहीं ना कहीं मदद करने का काम किया, आज गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए मोहताज हो जाएगा? अगर निजीकरण में सारी चीज़ें चली जाएंगी तो कैसे पढ़ेगा गरीब का बच्चा? इनकी पूरी मंशा है कि गरीब और किसान का बच्चा पढ़ेगा ना, सिर्फ गुलामी में जिए, इन उद्योगपतियों की गुलामी करे। उत्तर प्रदेश के 1 साल में आगामी चुनाव होने हैं, विधानसभा के फिर चुनाव आने हैं। अभी तो समाजवादी पार्टी एक तरीके से कहें तो चुनाव हारी, और योगी जी के अभी 4 साल के काम भी गिना रहे हैं। उनमें वो युवाओं की नौकरी और पता नहीं नौकरियां कहाँ हैं उसका कोई ब्यौरा नहीं है, लेकिन पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बता रहे हैं कि वो बहुत सारी नौकरियां दे चुके हैं। 1 साल में ऐसी क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की कि सत्ता में आप दोबारा वापसी कर सके? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों पर, अपने जो लोगों के लिए काम किए उनके लेकर जनता के बीच में पहले भी गई थी, लेकिन जनता को इन लोगों ने हिंदू, मुसलमान, जाति, मजहब की दीवारें खड़ा करके लोगों को गुमराह कर दिया। लेकिन आज के समय में हर तबका परेशान है। हम पूछना चाहते हैं, अभी किसी बैंक के कर्मचारी को आप रोक कर पूछ लीजिए, बताइए किसको वोट दोगे? तो कहेंगे भाजपा को नहीं देंगे, जो उसको हराएगा उसको देंगे। अभी बैंकों को बेचे, 10 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल की। ये 10 लाख कर्मचारियों की हड़ताल थी। आप देखिए, सारे सेक्टर, जो रेलवे जैसा सेक्टर जो इतनी बड़ी संख्या में नौकरी जनरेट करता था, उसको ये प्राइवेट में देने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप जो विज़न देखेंगे उत्तर प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी का विज़न है, उस विज़न के तहत 302 किलोमीटर लंबी हाईवे एक्सप्रेसवे बना दिया 21 महीने के रिकॉर्ड समय में। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात थी। स्टेट के पैसे से बराबर में मंडियां लगा दी, आलू की, गेहूं की, तमाम मंडियां लगाने का काम किया। आज तक मंडी में एक काम इन सरकार ने नहीं किया। छोटे रोजगार भी उससे बहुत सारे छोटे पनपते, और लगातार लोग उससे कहना सफ़र करते हैं। जो एक बार एक्सप्रेसवे पर चलेगा तो वो कहेगा कि समाजवादी लोगों का काम ये इस तरह का है कि जो पूरे देश को कम से कम उससे सीखने की ज़रूरत है।
आप देखेंगे समाजवादी पेंशन जो 55 लाख गरीब महिलाओं को 500 रुपये महीना की पेंशन मिलती थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जैसी सरकार बनेगी 1000 रुपये पेंशन प्रति एक महिला को देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आज बिजली महंगी देखिए कितनी है, डीजल पेट्रोल का हाथ देखिए। तो महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानियत मुद्दा है, और जो छोटे छोटे रोजगार, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उनको बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। उनको दोबारा से खड़े करने का सरकार की सोच रहेगी समाजवादी पार्टी की। जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से मानिए कि किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब, बेरोजगार हर किसी को लाभ देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और करेगी। निजीकरण और जैसी चीज़ें 2019 के जो चुनाव हुए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वापसी किए। आपको लगता है कि इतनी कुछ खामियां हैं, इतने कुछ लोग असंतुष्टि है पूरे समाज में, अलग अलग तबकों में, अलग अलग सेक्टर में, जहां पर लाखों लाख नौकरियां ख़त्म कर दी जा रही हैं, लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं, फिर भी इनकी वापसी हो जा रही है। नसीरुद्दीन शाह का एक ट्वीट आया कि 2 लोगों को खुश करने के लिए आप 40 लाख लोगों को नाराज़ कर दे रहे हैं। इसका मतलब ईवीएम पर आपको पूरा भरोसा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जो मत का उपयोग है उसमें कम से कम आदमी चाहता है कि जिसको उसने मत दिया उसे संतुष्टि हो, मैंने इसको दिया। अभी जब आप अमेरिका या जापान या बड़े देशों को देखेंगे तो उन्होंने ईवीएम से वापस लौटकर बैलेट पर आ गए, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे आप लगाते हैं मोहर लगाते हैं तो आपको पता रहता है कि हमने यहाँ मोहर लगाई और आप गुस्से का इजहार करते हैं मोहर लगाकर, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ईवीएम का बटन दबता है तो जैसे ही बटन दबता है तो लोगों को भ्रम होता है। लोकतंत्र में भ्रम होना गलत है। अगर मुझे मेरी वोट का नहीं पता कि मैंने किसको दी है और वो कहाँ चली गई, लेकिन जैसे ही बटन दबाते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता वो वोट गई कहाँ। इसलिए लोग बाग इस पर विश्वास नहीं कर रहे। आप देखिए, ये लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने का तरीका है। आप तो सोशल मीडिया पर हैं, ये अच्छा है कि सोशल मीडिया पर कई आवाज़ें आ जाती हैं तो इंसाफ मिल जाता है, लेकिन अगर आप इन लोगों को सबक सिखाने का काम कर देगी। आप देखिएगा, अभी जगह पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, क्या दिखा रहे हैं मीडिया पर, किस तरह की स्थिति है। ज़मीन पर आप वहाँ पर जाकर देखें, कोई नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं कि कहीं भी जाति और धर्म को लड़ा दें। आसाम में इनकी स्थिति बदतर है, केरल में इनकी स्थिति बदतर है, पांडिचेरी में इनकी स्थिति बदतर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय पर इन लोगों को जनता, जो गरीब जनता जो भूखों मर रही है, जिनके रोजगार छिन गए, जिनके छोटे छोटे धंधे बंद हो गए, जिनकी किसानियत को इन्होंने बर्बाद कर दिया, जनता इनको आने वाले समय पर सबक सिखाएगी। जैसा आपने कहा कि सरकार इतनी प्रचंड बहुमत की बनी, देखिए इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कुछ भी षड्यंत्र कर देते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का उपयोग करना, हमेशा जाति धर्मों की बात कर देना, और फिर इनके विचार को मीडिया जिस तरीके से दिखाता आया है उससे इस देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के विचार को, यहाँ के एकीकरण को, यहाँ कर इकट्ठे होने की बात को लोगों को नुकसान पहुंचा। नफरत फैलाने का उन्होंने काम किया है, लेकिन जनता लगभग समझ चुकी है और कुछ थोड़ा मोड़ा बचेगा उसको आने वाले समय पर समझा देंगे। जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, आपकी क्या तैयारी चल रही है इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि क्योंकि पंचायती चुनाव है, एक से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक ही दल के कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जहाँ पर सहमति बन जाएगी वहाँ पर कोई पार्टी का समर्थित व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जहाँ पर सहमति नहीं बनेगी, कई की पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे तो वो स्वतंत्र हैं, वो चुनाव लड़ें। लेकिन मुझे ये पता है कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या और संविधान को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। जनता इन्हें हर चुनाव में, हर चीज़ में इस समय सबक सिखाने का काम करेगी। विश्वविद्यालयों में छात्र संघ पाबंदी है, इसको लेकर स्टूडेंट लीडर में तो कोई आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से अभी चुनाव, छात्र संघ के चुनाव की लगातार मांग करते हैं। आने वाले समय पर भी हम लोग मांग करेंगे छात्र संघ की, और छात्र संघ के चुनाव होने जरूरी है। छात्र संघों से निकले हुए लोग ही राजनीति की मुख्य धारा में आने चाहिए। और हम सब लोगों का विचार है कि हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जैसे ही बनेगी, हम निश्चित रूप से छात्र संघ की बहाली करेंगे और हम लोग छात्र संघ के चुनाव के पक्षधर हैं। तो ये आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता श्री अतुल प्रधान जी, जिन्होंने इससे पहले हमारी जो सरधना मेरठ की सीट है वहाँ पर विधायक पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और लगातार स्टूडेंट और युवाओं के बीच में बने रहते हैं। आगामी चुनावों में और खासकर जिला पंचायत चुनाव में और इससे जुड़ी चीज़ों को, जो हमारे सामाजिक संदर्भ से जुड़ी बातें हैं और देश के कई मुद्दों पर उन्होंने आज हमारे साथ बातचीत की। अगली किसी श्रृंखला में व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में हम आपसे फिर किसी से मिलवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।